पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भी मुझे प्रेम से पत्ते, फूल, फल और जल आदि अर्पित करता है, मैं उस भोले भाले प्रेमी भक्त का अर्पित किया गया फल, फूल सब सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कुदरत के खूबसूरत सभी उपहारों के सामने हर हिंदुस्तानी अपने आप सर झुकाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके बिना वो नहीं रह सकता। एक स्त्री और पुरुष से जन्मी मानव सभ्यता हमेशा कुदरत के बीच ही पली और बढ़ी। इतना ही नहीं, इसी प्रकृति के साथ ही मनुष्य ने अपने सभी सुख दुख बांटे। मनुष्य अपनी जरूरतों के हिसाब से ही बदला और उसने अपनी जिंदगी के मायने बदलने के लिए भरसक कोशिशें की। अपनी सोच बदली, काम धंधे बदले, घर परिवार को एक नई दिशा दी और एक नए युग की नींव रखकर सुखी जीवन के आधार बनाए। एक प्रश्न जो आज भी सारी दुनिया को कचोटता है कि आखिर क्यों हर भारतीय सामान्य और संयमित नजर आता है। सदियों से इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए विदेशी यहाँ आते रहे और आज भी आ रहे हैं, और जब वो ये श्लोक सुनते हैं, समझते हैं, तो हमेशा के लिए यहीं के होकर रह जाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यानी हम तहे दिल से हर मेहमान का स्वागत करते हैं। फिर हमारा अतिथि चाहे देशी हो या फिर 7 समंदर पार से आया कोई विदेशी, उसके आदर सम्मान में हम कोई कमी नहीं रखते। उसके हर पल को खुशियों से भरने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि मेहमान ईश्वर के समान होता है। यही प्रेम भाव देखकर हमारा हर विदेशी मेहमान हमेशा के लिए हमारा होकर रह जाता है। कुदरत ने हमें जो भी दिया है, हम उसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़ी किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। और शायद यही कारण है कि हमारी इस अनोखी पवित्र सरजमी पर देवी देवताओं, नीति निर्माताओं और विचारकों ने जन्म लेकर समूचे मानव संसार को एक बेहतरीन जीवन शैली दी। अपनी इस अनमोल धरोहर को हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, क्योंकि कुदरत बेशकीमती है और इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। आप क्या सोचते हैं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमारी इस धरती पर प्राकृतिक संपदा के अलावा अकूत धन दौलत, महान हस्तियां, कुशल नीति, वैज्ञानिक जीवन पद्धति और जीत की खुशी की खुशबू कण कण में रची बसी है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसने दिलों को जीता हो, उसके पास हार यानी पराजय कभी नहीं आती। ठीक हमारी तरह हमने सारी दुनिया को प्यार से जीता है, इसलिए हार कभी भी हमारे आसपास नहीं भटकती।
यही कारण है कि हमने कभी हारना नहीं सीखा। फिर आज हम क्यों हारे? अगर कोई हमें पराजय की ओर धकेलने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुकाबला उस हद तक करेंगे कि वो खुद हमसे हार कर भाग न जाए, क्योंकि हम वो हस्ती हैं जो हरा दें सबको। हम वो हस्ती हैं जो हरा दें सबको, फिर चाहे वो हो मौका परस्ती या फिर हो वो मौत की किश्ती। हमारे जीवन में हार कहाँ है? लेकिन लगता है कहीं कोई साजिश हमारे खिलाफ चल रही है। कहीं ना कहीं कोई तो है, कुछ तो है जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है। खामोश, चुपचाप, अदृश्य। आखिर कौन है वो? मैं वही तो हूं जिसकी आपको तलाश है। मेरा जन्म उसी पल हुआ था जब इस जमीन पर जीवन अस्तित्व में आया। जीवन और मुझ में एक अंतर है कि मैं रेगिस्तान की तपती रेत में रह सकता हूं और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों में भी। इतना ही नहीं, मैं बिना किसी यंत्र के समुद्र की सतह को भी छू सकता हूं और आसमान की ऊंचाई भी नाप सकता हूं। आप सभी जानते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई भी हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। कुल मिलाकर कहते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा पुनः शरीर धारण करती है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कभी नहीं मरता। मैंने सदियों से जीवन के अनेक रंग देखे हैं, लेकिन मुझे और मेरे कारनामों को किसी ने नहीं देखा। मैं आजाद हूं और स्वच्छंद घूमता हूं। कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूं। शायद इसलिए प्राचीन काल में आयुर्वेद आचार्यों ने मेरा नाम सोशा रखा, पर आज के आधुनिक काल में मुझे जो नाम दिया गया है वो मेरे स्वभाव का साक्षी नहीं है। मेरी चंचलता, खुलेपन, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के कारण एक कहावत भी बनी, सोशेबाजी करना। जानते हैं ना आप? सोशेबाज आदमी दिखता कुछ है और होता कुछ है। ठीक मेरी तरह मैं भी जिस शरीर में घुस जाता हूं उस पर लक्षण इतनी जल्दी नजर नहीं आते। पर वाह रे मानव, तूने तो मुझे जानने पहचानने के लिए न जाने कौन कौन से और कैसे कैसे यंत्र बना लिए, पर मैं इतना बता दूं कि मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूं। मानव शरीर प्रकृति की अद्वितीय कृति है। प्रकृति ने हमेशा सभी प्राणियों को जीने की राह दिखाई है। उसने अपने संसाधनों द्वारा हर प्राणी को एक जीवन शैली दी, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ अपना भविष्य बिगाड़ा है, बल्कि प्रकृति के संतुलन को भी असंतुलित कर दिया है। अगर हम अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित जीवन शैली के मापदंडों पर नजर डालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि प्राचीन काल में हम भारतीयों का जीवन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, जो कि ऋतु चक्रों के अनुरूप लंबी उम्र का साक्षी रहा है। माँ प्रकृति की गोद में रहने वाले आदमी ने गुफाओं से निकलने के बाद जल और जंगल को ही अपना खास दोस्त महसूस किया और उसी के सहारे अपनी जिंदगी शुरू की। इसी कुदरत के बीच मानव ने अपने समूह बनाए होंगे और फिर कबीले। शायद एक लंबी विकास यात्रा के बाद बना होगा परिवार और उसके बाद समाज। हम हिंदुस्तानियों को ये सौभाग्य मिला हुआ है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि मूल्य आधारित समाज का गठन
और संस्कृति का पाठ सारी दुनिया को हमारे ही पूर्वजों ने पढ़ाया। समय के साथ युग बदला, समाज बदला, रहनुमा बदले, संस्कृति बदली और बदल गई सारी दुनिया। इसी तरह मनुष्य बदला, पशु बदले, पक्षी बदले, लेकिन अगर नहीं बदली तो बस कुदरत। जब काल को अकाल ने लीलना शुरू किया तो सबसे ज्यादा परेशान आदमी हुआ। तभी तो कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश किसका? पर्यावरण का या संस्कृति का? दरअसल अपने विकास पर इठलाता पश्चिमी समाज सारे मानव जगत और पर्यावरण को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। शायद इसका अंदाजा उस समाज को नहीं था, तभी तो अमेरिका के एटलांटा में सबसे पहले खोजा गया इस आदमखोर संक्रमण का वायरस। हमारी युवा पीढ़ी संस्कृति के संक्रांति के दौर से आज बाहर आ गई है। ये हमारे देश के निर्माता हैं और हमारी शिक्षा प्रणाली एवं परिवार समाज में खुलेपन के कारण हर युवक युवती हर विषय को समझने, सोचने और उस पर बोलने के लिए शर्म महसूस नहीं करते। आज उन्हें एक प्रश्न परेशान करता है कि हमारे देश में एड्स आया कहां से। लेकिन वो इतना समझ गए हैं और जान भी गए हैं कि HIV एड्स को देश से बाहर किया जा सकता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसे हम ही रोक सकते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। प्लेबॉय बनने की कोशिश मत कीजिए। सही तो कह रहे हैं आज के नौजवान, क्योंकि इनकी सोच ही हमारे देश का भविष्य बनाएगा। हम नौजवान अपने वर्तमान को खुशियों से जीना चाहते हैं, अपनी अच्छाई बुराई को बखूबी समझते हैं। इसीलिए तो हमें इस बात की चिंता है कि अगर बाकी बीमारियों की तरह एड्स भी एक सामान्य बीमारी है तो फिर हम उससे इतना डरते क्यों हैं, इतनी हाई तौबा क्यों? और अगर यौन संबंधी इसकी खास वजह है तो कंडोम या निरोध अगर उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये दोनों समस्याएं बड़ी आसानी से हल हो सकती है। जनसंख्या भी कम हो जाती है और एड्स पे रोकथाम भी लग जाती है। मेरे ख्याल से निरोध किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, अगर वो अच्छी तरह से लोगों को समझाया जाए तो ये देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। हमें एड्स के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, मतलब डॉक्टर से पूछना चाहिए। मतलब हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स में उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि ये क्या होता है, इससे हम रोक सकते हैं। In primary schools also a bit of education about AIDS should be given because of lack of education in such fields, AIDS is nowadays, it's spreading so much. We are quite educated in the sense we are more free, we are more matured than the previous generation. We don't feel shy talking about sex between our friends, which the previous generation was. So therefore we should talk, the government should encourage youngsters, and I would again suggest that instead the college waiting for the circulars to be sent by the government, the college should themselves start the programs and the seminars themselves. सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें लोगों को वो सिखाना है जो वो नहीं जानते, लेकिन सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है हमें उस तरह से उनको वर्तन करना सिखाना है, उस तरह से आचरण करना सिखाना है जिस तरह से वो अभ्यस्त नहीं। हर इंसान की पहली पाठशाला उसका अपना घर परिवार होता है, जहां वो संस्कार और दुनियादारी सीखता है। माँ से संस्कार चलते हैं और पिता से पुण्य। लेकिन अब समय आ गया है कि इन बुनियादी बातों के अलावा हर माँ बाप अपने बच्चों को उन बीमारियों के विषय में भी बताए जो गलत आदतों की वजह से फैलती हैं। वैसे भी हमारे परिवारों में माताएं या परिवार की अन्य महिलाएं लड़कियों को मासिक धर्म शुरू होने पर यौन संबंधी ढेर सारी जानकारियां देती ही हैं। ठीक उसी तरह परिवार के पुरुष सदस्यों को भी अपने बेटों को यौन संबंधी सारी जानकारियां देनी होंगी, ताकि उनके बच्चे भविष्य में कोई गलत कदम न उठाएं। धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं, फिर भी समाज में फैली अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, जटिल जीवन शैली और अंधविश्वास HIV एड्स को फैलने में सहायता करते हैं।
लेकिन कम पढ़े लिखे मजदूर, ड्राइवर आदि अपने मानसिक तनाव के कारण असुरक्षित यौन संबंधों की ओर अनायास ही बढ़ जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये लोग अज्ञानता के अंधकार से निकलकर एड्स जैसी संक्रामक बीमारी के विषय में थोड़ी ही सही लेकिन जानकारी जरूर रखते हैं। एक से अधिक अनैतिक संबंधों से स्त्री के साथ संभोग करने से होता है और सिरिंज के द्वारा टीवी पे दिखाया होता है। हमको मालूम है कि ये जो खतरनाक बीमारी है इसके वजह से इलाज तो कोई नहीं इसके ऊपर, तो इससे दूर ही रहना अच्छा है। ये वास्तविक तस्वीर नहीं है हमारे देश की। इसका एक रूप हमें धार्मिक आस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक पहलू के रूप में देखने को मिलता है। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत मामला है और हर इंसान अपने धर्म के मुताबिक आचरण करता है। बहुधार्मिक आस्थाओं की इस धरती पर सभी के लिए धर्म, निष्ठा, विश्वास, आस्था और श्रद्धा के अपने अपने आधार हैं। यही धर्म शब्द हर इंसान के मन में जो तरंगे पैदा करता है वो अच्छे काम, कर्तव्य पालन, शुभ विचार, प्रेम भाव और त्याग की भावना का संचार करती हैं। इन्हीं विचारों को बचपन से ही आगे बढ़ाने का काम हमारे स्कूल करते हैं। सामाजिक मान्यताओं, सांस्कृतिक विरासत, परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना स्कूलों में ही सिखाया जाता है। इतनी मजबूत व्यवस्थाओं के बावजूद आखिर कैसे और कब ये बीमारी हमारे घरों में घुस गई, ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए और अपने आसपास इसका जवाब जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन हमारा युवा वर्ग अपना और देश का भविष्य इन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में देखता है। हमारी सामाजिक मान्यताएं इतनी कमज़ोर भी नहीं है और हम सभी युवा वर्ग इस चीज़ को जान और समझ गए हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम लोग एड्स को रोकने में सफल हो सकें। My message to all of you is be faithful to your partner and you could protect yourself from AIDS. तो आज हमारे नौजवान अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को मान्यता देने लगे हैं, लेकिन बदलाव के दौर में हमसे कहीं कोई गलती हुई जिसके कारण ये बीमारी हमारे देश में पैर पसार रही है। HIV एड्स की भयानकता और देश में फैले डर को ध्यान में रखते हुए पुणे स्थित राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान के वैज्ञानिक इस बीमारी को रोकने और खत्म करने के उपायों पर दिन रात काम कर रहे हैं। आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक जल्दी ही HIV एड्स की रोकथाम की कारगर दवा बना लेंगे, क्योंकि HIV और एड्स पर लगातार रिसर्च जारी है। फ्रांस के लुई पास्चर संस्थान ने इन टी हेल्पर कोशिकाओं को T4 लिम्फोसाइट नाम दिया है। ये सेल ही एड्स वायरस का मुख्य निशाना होते हैं। हमारे यहाँ पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजिकल संस्थान इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। GP120 नामक जो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है विषाणु के ऊपर, उसका और CD4 एंटीजन रहता है वाइट ब्लड सेल्स में, उनका इंटरैक्शन होने के बाद इसका प्रवेश इस CD4 लिम्फोसाइट्स में होता है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये पेशेंट्स में रेजिस्टेंस निर्माण करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्स रहते हैं। और अगर ये सेल्स इन्फेक्ट हो गए, अगर इनका प्रमाण कम हो गया तो सेल्स रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है और इसीलिए उसको अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। HIV वायरस के कई प्रकार हैं और फिर उसके उप प्रकार भी हैं, लेकिन हमारे देश में HIV-1 का सब टाइप C पाया जाता है। इसी टाइप के वायरस पर अनेक परीक्षण किए जा रहे हैं और ये जानने और समझने का भी प्रयास किया जा रहा है कि अलग अलग इंसानों पर ये किस प्रकार अपना असर करता है। इसके ज्यादातर क्रियाकलापों को समझ लिया गया है और उसी की रोकथाम के सफल उपाय कर लिए गए हैं। जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो HIV वैक्सीन का है। भारत में जो 2 वैक्सीन ट्रायल्स अभी शुरू हो गए हैं उसमें से एक ट्रायल हम पूना में कर रहे हैं, दूसरा ट्रायल ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में किया जा रहा है। दूसरा एक एरिया जो इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, जो कि औरतों में भारत में बीमारी होने का मुख्य कारण ये है कि उनके जो अपने जो सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो इसके लिए एक वजाइनल माइक्रोबिसाइड्स यानी स्त्रियां जो अपने योनि मार्ग में जिसका प्रयोग कर सकती हैं, ऐसी दवाएं डेवलप हो रही हैं। अभी तक तो
पुरुषों ने अगर कंडोम का इस्तेमाल किया तो ही स्त्री का HIV से संरक्षण हो सकता है, मगर वजाइनल माइक्रोबिसाइड्स ऐसे उत्पादन हैं जिन्हें स्त्रियां इस्तेमाल करके खुद अपना संरक्षण कर सकती है। हमारे देश में लगभग 52 लाख HIV संक्रमित रोगी हैं। इनमें तकरीबन 40% महिलाएं शामिल हैं। इन्हें तुरंत अच्छे से अच्छा इलाज देने के लिए राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कृत संकल्प है। HIV infection or AIDS, as you know, is not just a biological disease, but this is a disease which affects the family, which affects the society, which affects the economy, which affects various aspects, and it requires research on various aspects. So the institute has mandate of conducting multidisciplinary research activity which will help in control of this HIV epidemic. The institute has 3 main focuses in its research activity. The first focus is for the prevention. As we know, even though we have more than 5 million people who are infected with HIV in our country, there are much larger number of people who are not infected with HIV, and protecting them, especially those who have high risk behavior from HIV infection, is very important, and hence prevention is one of the major focus of this institute. आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथों सुश्रुत एवं चरक संहिता में सोशा नाम से जिस रोग का जिक्र है वही आज एड्स के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद में भी इस बीमारी का असली कारण 1 से अधिक महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाना बताया गया है, और इतना ही नहीं, इसे रोगों का सम्राट भी कहा गया है। एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक, दोनों में ही नए प्रयोग जारी हैं और इसके सुखद परिणाम भी हमारे सामने आने लगे हैं। इंसानियत को चाहने वाले सभी एड्स को पूरी तरह नष्ट करने में जुटे हुए हैं। पुरानी चिकित्सा पद्धति हो या आधुनिक, हमें स्वस्थ तो रहना ही है, और प्रकृति ने भी हमें स्वस्थ करने के लिए हर इंतजाम कर रखे हैं। इसी वजह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनी थी और आज भी बन रही हैं। आज एड्स के कारण देश समाज में फैले डर को देखते हुए सभी चिकित्सा पद्धतियों में इसके उपचार के लिए दवाइयां बनाने के प्रयास जारी हैं। HIV एड्स एक संक्रमण यानी इन्फेक्शन है, बीमारी नहीं। इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है संयम रखने की और अपनी पत्नी के प्रति वफादार होने की। पर आदमी है कि मानता ही नहीं, और मन बहलाने, तनाव कम करने के बहाने या फिर मन को समझाने के लिए वो निकल पड़ता है उन महिलाओं का दामन थामने जो शायद किसी मजबूरी के कारण जिस्म फरोशी के धंधे में उतर आई हैं। लेकिन मौज मस्ती के आलम में कौन कहां तक निकल जाता है किसी को नहीं मालूम। एक बार गलत दिशा में उठे कदम बहुत मुश्किल से ही थमते हैं, और ऐसे हालात में ये पता ही नहीं चलता कि हमारा पार्टनर सही है या गलत। सेक्स हर इंसान की फितरत है, जरूरत है। वो इसके लिए अपने आप आगे बढ़ता है क्योंकि ये कुदरत का नियम है। लेकिन कब, कहां, किसके साथ और कैसे, इस बात का ध्यान रखना ही आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी, सबसे बड़ा उपचार है। छोटे बड़े सभी शहरों में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को जबरन लाया जाता है। भले ही ये लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, पर समय को पहचानते हुए ये अपने ग्राहकों को स्वयं कंडोम उपलब्ध करवाती हैं। कंडोम यूज करते ना हम लोग, हमारे पास रहता है। खुद को मालूम होना चाहिए, कंडोम लगाना चाहिए। अगर कंडोम नहीं लगाएगा तो खुद को तकलीफ है, सामने वाले को भी तकलीफ होता है। और सामने वाले बोलते हैं कि हम पैसे देते हैं तो हम बगैर कंडोम करेंगे, बोलते बगैर कंडोम करेगा तो उसको भी फैमिली को तकलीफ होएगा। कोई लगाने बोलता है, कोई नहीं लगाता है, जबरदस्ती करता है। जी नहीं लगाने चाहता, हम उससे बैठता नहीं। सिर्फ 3 महीने में चेकअप होते हैं, 3 महीने में कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ जबरदस्ती है कि एड्स होते हैं। एड्स का मतलब भी क्या है, वो डॉक्टर बता पाया, नहीं बता पाया। जरूरत नहीं ऑपरेशन, हमने वापस भेज देता। हम बुखार रहेगी तो चलेगी।
निरक्षर ही सही, लेकिन इनकी व्यवहारिक सीख इन्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी एड्स जैसी बीमारी से दूर रखती है। इतना ही नहीं, आज आधुनिकता के दौर में कॉल गर्ल भी अपने पर्स में शान से कंडोम रखकर चलती है। आप कोई भी कस्टमर के पास गए, क्या ये हुआ तो उनके पास जब कंडम नहीं होगा तो आप अपने पास से कंडम निकालो और उनको कंडम वापरने को दो। वो कितना भी रिक्वेस्ट करेगा तभी भी बिगर कंडम से आप बैठना नहीं। और ये HIV ये का लिए आप सामने वाले को समझाओ। कोई कस्टमर ज़बरदस्ती करते, तेरे को 200-500 ज़्यादा देती हूँ, तू कंडम नहीं लगाने का। क्या होता है 10 मिनट की मजा के लिए, लेकिन हम 10 मिनट मजा के लिए सजा नहीं चाहिए हमें। भारतीय संस्कृति और परिवेश में सेक्स और सेक्स संबंधों को अनेक मर्यादाओं और सीमाओं में बांधा गया है। यौन संबंधों को विवाह जैसी संस्था के साथ जोड़कर इसे सामाजिक मंजूरी दी गई। अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी रखना हमारा आदर्श रहा, आज भी है और हमेशा रहेगा। शायद यही कारण है कि हमारे देश में समलैंगिकता को इतनी उत्सुकता से नहीं देखा जाता जितना और देशों में। परिणाम स्वरूप समलैंगिक और अप्राकृतिक यौन संबंधों में परंपरागत और सांस्कारिक हिंदुस्तानियों की रुचि नहीं है। समलैंगिकों की रुचि प्राकृतिक सेक्स संबंधों में कम ही होती है, लेकिन फिर भी वो HIV एड्स फैलाने में कारगर साबित होते हैं। होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म, जिसे हम समलैंगिकता कहते हैं, उसका जिक्र पुराने शास्त्रों में वराहमिहिर, ऋषि वात्सायन ऐसे बहुतों ने किया है। पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी समलैंगिकता रहने वाली है। कब समाज के अंदर ज़्यादा उभर के आती है, जब ज़्यादा खुलापन हो जाता है। कम उभर जाती है, कम हो जाती है जब खुलापन थोड़ा कम हो जाता है। होमोसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो कि हेटेरोसेक्सुअल हो, जहाँ भी एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स होता है, प्रवाही का आदान प्रदान होता है, वहाँ HIV पॉजिटिव यानी कि एड्स होने की संभावना होती ही है। 2 पल के सुख के लिए, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, हमेशा नुकसान औरत का ही होता है, क्योंकि ये माँ है, जननी है, बहन है, बेटी है। फिर हम अपने रिश्तों की मिठास को कम क्यों करें? जब तक हमारी नीयत में कोई खोट नहीं, तब तक इस जिंदगी में कोई चोट नहीं। मोड़ तो आया है जिंदगी की राह में, मोड़ तो आया है जिंदगी की राह में, कड़ुआहट भी आई है प्यार की चाह में। ऐसा मत सोचो कोई नहीं देगा साथ, ऐसा मत सोचो कोई नहीं देगा साथ, कोई तो होगा जो थाम लेगा तुम्हारा हाथ। जी हाँ, आमतौर पर असुरक्षित सेक्स संबंधों के कारण फैले इस संक्रामक रोग से स्त्रियां बराबर के अनुपात में पीड़ित हुई हैं और इस कारण उन्हें घर, परिवार और समाज की उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ा है। खुशहाल जिंदगी में आए अचानक मोड़ और प्यार भरे रिश्तों में पैदा हुई कड़ुआहट को कम करने के लिए हमारे अस्पताल भरसक प्रयास कर रहे हैं। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों की काउंसलिंग की जाती है। उन्हें समझाया जाता है कि वो भी सामान्य तंदुरुस्त इंसानों की भांति हैं और ART दवाई रोज लेकर एक लंबी उम्र जी सकते हैं। अस्पतालों में निरोध मुफ्त मिलते हैं। सैकड़ों लोग इसका लाभ उठाते हैं। मुझे यही कहना है कि जब भी हम ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन कम करेंगे तो ज़्यादातर HIV बाधित लोग आगे आएंगे, उनके साथ हम बात कर सकेंगे, उनको ये जानकारी दे सकेंगे, जिसके कारण ये बीमारी का फैलना भी कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए हर एक को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है ये बाकी बीमारियों के जैसे ही एक है। उनसे एक चीज़ अच्छी है कि अगर कैंसर की बीमारी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि 5 साल तक वो जी सकता है, लेकिन जब ये HIV की बीमारी है, HIV की बाधा होती है, तो HIV की बाधा की स्टेज से एड्स की स्टेज में पहुंचने तक 10 या 12 साल लगते हैं, 15 साल लग सकते हैं। और उसके बाद अगर हम उसको बराबर इलाज करते हैं, ये दवा देते हैं, तो और भी 10-15 साल उसकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। HIV के साथ आज जीना संभव हो गया है, लेकिन इसके लिए समाज में अभी भी जो अज्ञान है वो दूर करना ज़रूरी है। और समाज ने भी ये सब मरीज़ों के तरफ, उनके हालात के तरफ, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं
उनके लिए एक थोड़ा सा विचार करके ये भेदभाव नष्ट करना चाहिए और अपना हाथ आगे बढ़ाकर ये सब लोगों को सपोर्ट करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, ये आज बहुत ज़रूरी है। ये जिसको भी ये बीमारी हो जाए उसके तरफ किसी भी बुरी नज़र से ना देखे या बुरी उसके तरफ से ना सोचे, सब उन लोग को प्यार दे दो बस, और सब उन लोग का आगे बढ़ने के लिए हाथ दे दो बस। और उन लोग यही चाहते हैं कि पैसा और काम सही है, सब कुछ नहीं चाहते, बस एक हमदर्द चाहते हैं आप लोग का। आज कुछ दहलीजों पर ममता बीमार है। कभी जिन आंखों से अपने बच्चों के लिए स्नेह टपकता था, आज वही सुनी आंखें आंसुओं से भरी हैं। अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया है। नेगेटिव बॉर्न बच्चा हो गया, मैं एडॉप्शन लिया और मैं आज बहुत अच्छी से जी सकती हूँ, एक आम इंसान के जैसा मैं जी सकती हूँ। मैं 5 साल काम भी किया आम इंसान के जैसा, पॉजिटिव रह के भी। बीमारी से लोगों के मन में जो भेदभाव हो गया है, बस वही एक डर लगता है कि ऐसा है कुछ नहीं वास्तव में, जबकि लोग समझते हैं कि ये बीमारी की वजह से हमें भी हो जाएगा। हमारे दिलों में इंसानियत का जज्बा आज भी जिंदा है, इसलिए अनेक गैर सरकारी संगठन यानी NGO इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर इंसान के अस्तित्व को समझा है, जाना है और दूसरों को भी यही समझाया है कि एक औरत किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है और एक दोस्त भी है। फिर अपने दोस्त के साथ दगाबाजी करना कहाँ की इंसानियत है? हमने तो इससे भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। HIV एड्स इतनी भयानक बीमारी नहीं है जितनी बना दी गई है, क्योंकि दवाओं के साथ साथ दुआओं का भी असर होता है। नफरत की आग में भी प्यार का दिया जलता है। तुम एक बार नजर उठाकर तो देखो, दवाओं से ज्यादा प्यार का असर होता है, दुआओं का असर होता है। तन्हाई भरी शाम खत्म हो चुकी है। सुनहरे कल की आस इन दिलों में हिलोरे लेने लगी है और अब ये लोग भी काम धंधे में इतने व्यस्त हैं कि इन्हें ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि ये HIV पॉजिटिव हैं। इंडस्ट्री से आउटसोर्सिंग करके वर्क लाते हैं, वो काम करके उनको दे देते हैं। हम मार्केटिंग में नहीं जाते, हम सिर्फ आउटसोर्सिंग में जाते हैं और ये हमारा प्रोग्राम अभी सक्सेसफुल हो गया है। अभी पहला तो हमको एवरग्रीन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो ISO 9000 की सर्टिफिकेट वाली कंपनी ने पूरा उनका काम जो है पैकेजिंग का और असेंबली का वो हमको दिया है। उससे कई औरतें सीख गई है और अपना ज़िंदगी वो अपना आत्मसम्मान से कर रहे हैं। तो अभी हम राशन बंद किया, कपड़ा बंद किया है और कोई भीख देना बंद कर दिया और काम ही देते हैं। और हमारे लोग भी बोलते हैं हमको काम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। And working with Sanmitra on a very wide range of projects. My own background is in IT management, and I was looking for a complete change of direction to work with disadvantaged people. And I was very happy to be accepted by Challenges Worldwide, which is a charity in Edinburgh, to come to India and work with Sanmitra. My current projects are a submission to the Clinton Foundation for funds to sponsor HIV positive children under 16 years. हम HIV बाधित व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं और सुदृढ़ HIV बाधित व्यक्ति सम्मान लेकर ही समाज की स्थापना करेंगे और निगेटिव पॉजिटिव मिलकर ही अच्छा समाज उभर आएगा, इस पे हमारा विश्वास है। दवा का असर भी उनके ऊपर अच्छा गिर रहा है, तो कई लोग हमारे पास जाते हैं तो हम उनको काम देते हैं और काम देने से, एक साथ रहने से उनका जो आइसोलेशन है, जो समाज से अलग हो जाते हैं, वो एक तरीके से समाज के साथ जुड़ जाते हैं। उनका हौसला बढ़ता है, आशावाद बढ़ता है और समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है। क्योंकि जितने लोग हमारे पास आए, जितने गेस्ट आ गए हैं, उन्होंने जब उनका काम देखा तब उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा और समाज का भी सम्मान बढ़ गया। देशी कंपनियां इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं और इनके लिए रोजगार के नए नए अवसर हर रोज आ रहे हैं। अपनों से दुत्कार दिए गए ये HIV पॉजिटिव अब अपनों को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि प्यार ही हर मर्ज की दवा है। मेरे में खुद में आत्मविश्वास आ गया मेरे अंदर
और मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंस हो गई हूँ। मेरा माइंड पहले बहुत डिस्टर्ब होता था और अभी मैं बहुत फ्री पॉजिटिव विचार सोचती हूँ और पॉजिटिव करती हूँ। लोगों का जैसे नेगेटिव विचार होता है कि HIV हो गया करके उनको अभी उनकी लाइफ ख़त्म हो गई ऐसा वो सोचते हैं, मगर मेरा ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। मैं सोचती हूँ HIV ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे इंसान की ज़िंदगी थम जाए, हो जाए। तो हमको इसलिए काम मत दो कि हम लोग HIV पॉजिटिव हो, इसलिए हमको काम दो क्योंकि हम प्रोडक्टिव है, हमारे अंदर स्किल है। अभी हमारे यहाँ पे लोग महिला यहाँ पे आकर काम करती है तो यहाँ पे एक ग्रुप थेरेपी होता है, एक दूसरे पे बैठ के अपने घर अपनी समस्या दूसरों की समस्या सुन के ऐसे उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं और उनके अंदर एक एम्पावरमेंट आता है कि ये काम करने से उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में भी कुछ इनकम है तो मेरा भी कुछ समाज में कुछ मेरा रुतबा है, मेरा घर में भी मेरी कुछ वैल्यू है। तो कमाने से उनका फैमिली वाले को भी एक लगता है कि ये हमारे पर बोझ नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी ये मानता है कि भारत में HIV संक्रमित गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत सन 2002 के मुकाबले सन 2006 में कम हुआ है। शायद इसका मुख्य कारण हमारा बेहतर खान पान है। हमारे देश में बहुत सारी किस्मों की सब्जियां मिलती हैं, फिर आप डरते क्यों हैं? आराम की जिंदगी गुजारने के लिए हर रोज नियमित ART दवा के साथ संतुलित स्वादिष्ट भोजन कीजिए। खूब हरी भरी सब्जियां और दालों का इस्तेमाल अपने खाने में कीजिए। फिर देखिए आपको भला कोई बीमार कहेगा? नहीं ना? तो फिर देर किस बात की? खूब खाइए, अच्छा खाइए और मस्त रहिए। भारत सरकार का एड्स नियंत्रण संगठन अपने तीसरे चरण के कार्यक्रम में 2011 तक इस महामारी को और फैलने से रोकने के लिए कृत संकल्प है। हर तंदुरुस्त हिंदुस्तानी सुंदरता का पुजारी है। यही बात हमारी फौज पर भी लागू होती है। शायद यही कारण है कि हमारे फौजी HIV एड्स से अभी दूर हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का केस सामने हैं उन्हें ध्यान में रखकर सुरक्षा कर्मियों को इस महामारी से दूर रखने के लिए लगभग 2500 कंडोम मशीनें देश भर की सैनिक छावनियों में लगाई गई हैं। बचाव ही उपचार है, हम सभी जानते हैं। इसे और मजबूत बनाने के लिए हमें एक कदम और उठाना होगा। हमारा देश पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। उमड़ते विदेशी सैलानियों से एड्स का खतरा बराबर बना रहता है। इसलिए हवाई अड्डों और होटलों में एड्स मुक्त भारत की तस्वीर बनाने के लिए हमें सार्थक उपाय करने होंगे। जिंदगी के इस सफर में हमें अनेक दोस्त और दुश्मन मिलते हैं। कुछ वक्त के लिए ही सही, हमें उनका साथ तो देना ही पड़ता है। अब अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई तो हमेशा से रही है। सिर्फ ये खूबी हम इंसानों में है कि हम बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ही लेते हैं। अब जैसे आदम को एड्स से सीखी हमने वफादारी, वैसे ही अपने जीवन साथी के साथ रहे ईमानदारी। याद रहे, जीवन अनमोल है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए और अगर कभी कहीं कोई गलती हो भी जाती है तो उसे छुपाइए मत, नहीं तो आप अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे वंश का नाश कर देंगे। कुदरत के नियमों को बदलिए मत, ये प्रकृति ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। जीवन को खुशनुमा बनाइए, क्योंकि जीवन और मृत्यु ही सबसे बड़ा सच है और कुछ नहीं। मौत से इंसान हमेशा डरता रहा, मौत से इंसान हमेशा डरता रहा, जिंदगी को फिर भी खुशियों से भरता रहा। जानता है रुखसत होना है इस जहां से, जानता है रुखसत होना है इस जहां से, न जाने फिर भी क्यों इससे प्यार करता रहा। जिसने अपने आप को जीत लिया और अपनी वाणी पर संयम कर लिया, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। यही जीवन का सार है, यही आधार है। हर अंधकार के बाद उजाला आता है और निराशा में ही छुपी है आशा। हम हिंदुस्तानी तो उस मिट्टी से बने हैं जिसमें अगर कोई नफरत के बीज भी डाल दे
तो भी प्यार के फूल ही खिलेंगे। दर्द जो दिया तुमने उसको भी सहा हमने, दर्द जो दिया तुमने उसको भी सहा हमने, आस जो छीनी तुमने उसको भी सहा हमने। तुमको आज ये बता दें ए सितमगर, तुमको आज ये बता दें ए सितमगर, हस्ती मिटाने से नहीं मिटेगी हमारी, सुनहरे कल की आस नहीं छीन सकती दुनिया सारी, हस्ती मिटाने से नहीं मिटेगी हमारी। आयुष्मान भव ये हमारा नारा है, उद्घोषणा है। हम उनको पॉजिटिव एक एनर्जी देना चाहते हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः।